हमारे चुप्पियों ने हमारे माता बहनों को भी सुरक्षित नहीं रखा है। बात केवल धन की नहीं है, हमारा दूसरा सबसे बड़ा धन हमारी इज्जत, हमारी बहनें, वो भी सुरक्षित नहीं है। रात को 2 बजे भी अगर वो सोच के लिए भी उठती है तो भी एमआईएम अर्थात ओवैसी भाइयों के पार्टी का पार्षद उनका बलात्कार करता है। ये नाबालिग बहन जो कि हमारी दलित बहन है, उसके खिलाफ हैदराबाद में क्या हुआ, हमारे साथ उसका पहला वीडियो दिखाता हूं, फिर मेरे साथ एक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, वहां से नेता है, साथ में कुछ प्रतिक्रिया भी आपको दिखाऊंगा। ये महालक्ष्मी नाम की बहन है, सुनिए क्या कहती है। చెప్తే మన అంటున్నా చెప్తే మనం చేస్తాం ఇషారాలు చేస్తుండు చెప్పకు చెప్పకు महालक्ष्मी है, ये कह रही है कि वो रात को 2 बजे उठी थी, बाहर चली गई तो वहां पर एमआईएम का पार्षद ने उसको पकड़ा और रेप किया। ये तेलुगु भाषा में बोल रही हैं और ये क्या कह रही है ये मैं आपको थोड़ा वीडियो प्रतिक्रिया में भी दिखाऊंगा। हमारे साथ रामचंद्र राव जुड़े हैं, रमेश जी के पास भी मैं डिस्कशन के लिए जाऊंगा, लेकिन रामचंद्र राव जी बीजेपी के नेता है, भाग्यनगर हैदराबाद से जुड़े हैं, क्या कहेंगे रामचंद्र जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नाबालिग और अनाथ लड़की है और उस पर जो बलात्कार हुआ है ये एक बहुत बड़ी एक घृणात्मक एक घटना है। खासकर मजलिस पार्टी जो हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि वो दलितों के साथ है और दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात करते हैं, और इस बैकग्राउंड पर अगर एक एमआईएम का जो कार्यकर्ता जो वहाँ के जो कार्यकर्ता नहीं बल्कि वो तो पदाधिकारी है, हाँ वो तो उसका वार्ड मेंबर के लिए पूछा था, वो नहीं है, लेकिन वो एमआईएम एमएलए बल्लाला जी का राइट हैंड है वहाँ पर। हाँ। और वो उसने वहाँ पर रात के 2 बजे उस लड़की को सोच जाते समय देखा तो उसके साथ बलात्कार किया। वो लड़की ने जब उसने चीख उठाई तो जहाँ के लोग थे वहाँ पर उन्होंने आके उसको पकड़ा और उसको धुलाई की थोड़ी और पुलिस स्टेशन में वहाँ थाम दिया। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक 6 साल की एक बच्ची के साथ इस तरह की छेड़खानी हुई थी। उस समय भी चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था और चुनाव के समय पर ये उसी प्रांत में ये दूसरी घटना है। एमआईएम के लोग वहाँ के जो लड़की है, खासकर दलित परिवार के वहाँ लोग रहते ज्यादा, वो कमल नगर में, वहाँ के लड़कियों पर इस तरह का अत्याचार करना ये उनका आदत सी बन गई है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पास में आधे किलोमीटर पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री का घर है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, वहां नहीं आया। और खासकर ये जो एमएलए है, हम जब वहां गए थे, हम जाने के बाद वहां पर आया, उसी समय पर आए और उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे साथ जो श्रुति बंगारू जी आए थे, जो भी दलित नेता है, बंगारू लक्ष्मण जी की बेटी है वो, तो उसको उसने कहा कि ये 3rd रेट लेडी है, ये 3rd रेट लीडर है, इस तरह का उन्होंने अपमानित शब्दों का भी प्रयोग किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ जो छेड़खानी हुई, जो बलात्कार हुआ, उसके बाद उनके घर वालों को, वो बच्ची के माँ बाप नहीं है, उसके दादा दादी है, उन दादा दादी को भी धमकाया गया, उनके बगल में जो रहते हैं उनको भी धमकाया गया मजलिस के लोग, और उनको कोर्ट में बयान देने से या पुलिस के साथ बयान देने से, इस तरह के अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है हम कड़ी से कड़ी हम लोग बिल्कुल। और हैदराबाद में ओवैसी के पार्टी और उसके तमाम गुंडों के खिलाफ तो पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है, और वहां का मुख्यमंत्री जब ओवैसी को मुजरा करता है तो पुलिस क्या करेगी। सही बात आपने कहा, क्योंकि ये जो आजकल इतने जो इनका साहस बढ़ गया है, इसका कारण यही है कि वहां की प्रदेश की सरकार एमआईएम के साथ लगी हुई है, उससे डरती है हैदराबाद। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी जो असद ओवैसी का जो भाई है, जो एमएलए है, वो उसने असेंबली में यही कहा था कि आपका कार है, कार, क्योंकि टीआरएस की जो चुनाव सिंबल है वो कार है, आपका कार आपका हो सकता है लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। मजलिस के लोगों ने इस तरह के बयान हाउस में दिया था। इसका मतलब यह है कि मजलिस के, हैदराबाद के मजलिस से तेलंगाना की सरकार डरती है, और इसी डर के कारण
मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब 2 बजे रात को जब घटना घटी थी, पुलिस ने सवेरे 12 बजे उसका एफआईआर दर्ज किया। दर्ज करने के बाद मैंने एसीपी से बात किया उस दिन, और मैंने कहा कि कड़ी से कड़ी सेक्शन लगाने चाहिए, और जो अपराध हुआ है वो अपराधी को आपको पकड़ना चाहिए और जेल भिजाना चाहिए। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आपके ऊपर राजनीतिक दबाव होगा, और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। इसमें 376 रेप, ट्रेसपास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पॉक्सो, जो बच्चे छोटे बच्चों पे जो जुल्म होता है उसका, और जो है ये SC/ST एक्ट, ये 5 धाराओं को लगाकर उस अभियुक्त को जब रिमांड किया गया। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रदेश में गद्दार, नमक हरामी करने वाला, देशद्रोह करने वाला ओवैसी का भाई विधायक बन सकता है, 10,000 रुपए में बाहर आ सकता है, वहां रेप करने वाला कितने दिन अंदर रहेगा? उसको फांसी देनी चाहिए, ये मांग करिए। यही मांग हमने की है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, विटनेस को और विक्टिम को प्रोटेक्शन दिया जाए, और जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो, चार्जशीट भी पूरी तरह से फुल प्रूफ चार्जशीट बने, ताकि उस मुजरिम को फांसी की सजा लगे। आज सारे हैदराबाद में आक्रोश है, सारे हैदराबाद की जनता में इस कोविड के कारण वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन सबके दिलों में ये नाराजगी और एक आक्रोश बना हुआ है कि ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए, जरूर इनको सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए आज हैदराबाद में मजलिस पार्टी TRS की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन हम इसके जो है उसका विरोध करेंगे। हम पूरी ताकत लगाकर देखेंगे कि इसको सजा मिले। रहिए रामचंद्र जी। रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शिंदे जी, पूरे हिंदुस्तान में गली मोहल्ले में घूम घूम के दलित मुस्लिम भाईचारे की और एकता की बात करने वाले ओवैसी के गुंडे ही, जिसको नेता कहते हैं, वो दलितों की बच्चियों की इज्जत को लूट रहे हैं। यह हिंदुस्तान के सामने इसका दोहरा चरित्र जाना चाहिए। रमेश जी। सुरेश जी, जिस प्रकार से जिस प्रकार से ये घटना हुई है, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में तो उनके साथ मिलकर के राजनीति करने वाले लोग हैं, जय भीम जय मीम नाम से ये राजनीति करते हैं। और उत्तर भारत में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी कोई चंद्रशेखर आजाद रावण है, वो भी यही बातें कर रहा है। लेकिन ये जो बातें है कि क्या मानसिकता है, मैं तो आपको वही बात याद दिलाना चाहूंगा कि ओवैसी की पार्टी जो है, ये रजाकार की जो उनकी परंपरा है वहां से आई हुई पार्टी है। और यदि हम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का इतिहास देखेंगे, या हैदराबाद में रहने वाले जो हमारे भाग्यनगर के हिंदू है, तो उनका निजाम के काल का इतिहास देखेंगे, तो कितने अत्याचार, कितने बलात्कार, कितने क्या सहन करके वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है। और ये तो भारत में आने के लिए तैयार नहीं थे, तो पाकिस्तान में जाने वाले थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वहां पर आर्मी एक्शन की, उसके बाद ये आए, तो इनकी मानसिकता तो वही रहने वाली है। तो इसलिए इस प्रकार के जो घटनाएं हैं, इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम भी इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। तो रमेश जी हमारे साथ है, रामचंद्र राव जी हमारे साथ है, दर्शक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि इस ओवैसी को छोड़ना नहीं है। इसके गुंडे जिस प्रकार से पूरे देश भर में आतंक मचा रहे हैं, और आतंकवादियों को भी समर्थन करने में ये पीछे नहीं है। अभी भी इसके पायजामे में छुपे तमाम गद्दारों को बाहर निकालने का समय आया है, जो हमारी माता भगिनियों की तरफ गंदी नजर से देखते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं प्रमोद राणा बोल रहा हूँ। महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी को पूरी पूरी बधाई। और जिस तरह कार्य जो है हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, हम सबको गांव शहर में जागरण चलाना पड़ेगा, और इन लोगों को अभी जताना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें मिलकर सबको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। महाराणा प्रताप दिवस पर संकल्प लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता के लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो ओवैसी जैसे गद्दार लोग इस देश में दलितों के मनों में गलत भावनाओं को भरकर उनको भड़काएंगे। रमेश जी, अभी रामायण के पूरे एपिसोड में, सीरियल में, धारावाहिक में
तमाम ऐसी बातें दिखाई कि दलितों के प्रति, वनवासों के प्रति प्रभु रामचंद्र जी के मन में कितना प्रेम था, उनको गले लगाते थे। ये घटना टीवी पर देखने के बाद, और वो भी उस सीरियल में जो 30-32 साल पहले बनी है, बीएसपी मायावती के पार्टी के अंदर के वो दलित लोग, जो चंद्रशेखर रावण के संगठन में काम करने वाले दलित लोगों ने पार्टियां छोड़ी। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी ने सीरियल नहीं बनाई है, ये तो 32 साल पुरानी सीरियल है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रभु रामचंद्र जी हमारे भाइयों को गले लगा रहे हैं। हमारे भी राजा होते थे और हमें भी बराबरी में बैठने का दर्जा दिया जाता था। प्रभु रामचंद्र जी अपने साथ स्वर्ग में हमारे लोगों को भी लेके गए थे, तो उन्होंने इनकी पार्टियां छोड़ी। ऐसी घटनाएं इस देश को प्रेरणा देती है, इसका ज्यादा प्रचार होना चाहिए। रमेश जी। हाँ जी, मतलब जिस प्रकार से अभी रामायण सीरियल तो कुछ वर्ष पूर्व बनी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण इतने 1000 साल पुराना पहले लिखा हुआ है, तो उसके अंदर तो ये सारी बातें थी। दुर्भाग्य हमारा ये था कि हमारी सेक्युलर सरकारों ने कभी इसके बारे में पढ़ाया नहीं। प्रभु श्री राम का निषाद राज के साथ वहां पर यज्ञ के लिए बैठना हो, या केवट के ऊपर कृपा करने हो, या शबरी के झूठे बेर खाने हो, या वनवासियों के लिए अन्य कोई सहायता हो, तो यहाँ पर तो उन्होंने अपनी मतलब वो इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने अपना सामान्य से सामान्य रूप दिखाया और सभी के ऊपर कृपा की। तो यहाँ पर से ही हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म में इस प्रकार से कोई भेद था ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये बातें दिखाई जाती है, जैसे आज आप इस विषय को उठा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि आपको याद होगा कि कठुआ में एक बलात्कार हुआ था, और उसके बारे में देश के जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं, वो जस्टिस टू आसिफा के बोर्ड लेकर के अपने मीडिया के द्वारा सब जगह पर जस्टिस टू आसिफा चल रहा था। आज एक महालक्ष्मी नाम की बहन के साथ यदि बलात्कार हो रहा है और वो कोई एमआईएम का मुसलमान कर रहा है, तो कहां पर ये बॉलीवुड, क्यों उनके बोर्ड आज नहीं दिखाई दे रहा है, कहां पर उनके तख्त है? एक सुदर्शन चैनल को ये मुहिम चलानी पड़ रही है, तो क्या बलात्कार के अंदर भी वो सेक्युलरिज्म ला रहे हैं? तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पर हिंदू समाज ने इस प्रकार से कभी भेद नहीं रखा है, और आज ये जागरूकता जो है वो समाज में हो रही है। बिल्कुल, रामचंद्र जी आसिफा की बात इन्होंने की। तमाम और भी जगह पर हम देखते हैं कि जिसका बलात्कार हुआ वो पीड़िता अगर मुसलमान है, तो बॉलीवुड से लेके तमाम लोग, टेलीवुड में भी हमने देखा, भाग्यनगर में भी कई लोग सामने आते हैं। हम कभी भी किसी बलात्कार का समर्थन नहीं कर सकते। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हमारे लिए मुसलमान की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी है, लेकिन हिंदुओं की बहन बेटी के समय कहां है तेलुगु स्टार? क्या कोई आगे आया है क्या इस लक्ष्मी के लिए? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस ऐसे घटना पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और खासकर जो प्रतिक्रिया हमेशा आती है, अगर आपने सही कहा, अगर ये लड़की और कोई दूसरी होती या कोई करने वाला कोई दूसरा होता, तो इसके लिए मतलब ऐसे तरह तरह के जो प्रतिक्रिया हम देखते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हो या कोई भी हो, या वामपंथी लोग हो या अर्बन नक्सल्स हो या इस तरह के लोग, और जो मीडिया भी, एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है जो वामपंथी की विचारधारा रखती है, वो लोग भी इसको बड़ा उछालते थे, इसको राय का पर्वत बनाकर लोगों के सामने पेश करते थे। लेकिन इस समय इस केस में कोई भी अगर लोकल मीडिया हो या यहाँ का जो नेशनल मीडिया हो या लेफ्टिस्ट मीडिया हो, कोई भी इस पर जो है बात नहीं कर रहा, कोई टिप्पणी भी नहीं की जा रही है, मुझे बताया भी नहीं जा रहा है, इसको अंडर प्ले किया जा रहा है। कई छोटे छोटे अखबारों में कई छोटी छोटी खबरें आ रही है और सोशल मीडिया में इसका प्रचार चल रहा है, लेकिन जो मीडिया है जो हम देखते हैं, रामचंद्र जी, उन पत्रकारों को आप क्यों नहीं कहते कि आज अगर वो चुप बैठेंगे तो कल उनकी बीवी, उनकी बहन, वो भी सुरक्षित नहीं है? ये तो उनको सोचना चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है, जो जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस विचारधारा को आप सामने रखकर भारतीयता को, भारत की संस्कृति को आप दबाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, विदेशियों में हमारी छवि को खराब करना चाहते हैं, उससे नुकसान आपको भी पहुंच सकता है। इस बात को उनको समझना चाहिए। आज ये जो लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है, ये बलात्कार हमें एक आइसोलेटेड केस में नहीं देखना चाहिए। ये केस जो है हर लड़की के साथ हो सकता है। और बिल्कुल, और रामचंद्र जी, ये तो पकड़ा गया, इसलिए इसके खिलाफ कम से कम बोलने की हिम्मत भी लोग कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे और इसके लोग हैं इसलिए लोग सामने नहीं आए होंगे?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़की ने कम से कम उन्होंने अपनी चीख उठाई, बट अपने बचाव में कितने ऐसे लोग हैं जो सह लेते हैं इनके अत्याचार को। वहां पर आपको एक मैं बताना चाहता हूं कि कई साल पहले एक घटना घटी थी जहां पर एक स्नेक गैंग का नाम से कुछ लोग आते थे, इन्हीं के जो पार्टी के संबंध रखते थे। ये स्नेक गैंग हाथ में सांप लगकर लड़की को धमका कर, उसे डरा कर उसका बलात्कार किया जाता था। बाद में पुलिस ने उनको पकड़े, फिर उन्हें सजा हुई, उनको उम्र कैद की सजा मिली। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है ये लोग करते रहते हैं अवल सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जनता को देखना चाहिए कि ये मजलिस जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यह केवल हैदराबाद के लक्ष्मी का मुद्दा नहीं है, यह हिंदुस्तान की हर बहू बेटी का मुद्दा है। इसमें अगर चुप बैठेंगे तो अगला नंबर आपका है। कॉल करके अपनी बात रखिए, कम से कम बेखौफ होकर बोलना तो सीखिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सुरेश जी। बिल्कुल बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद। मैं अरुणेश मिश्रा सुल्लू परिषद और वर्तमान में सन्यासी अरुणेश्वर आश्रम नैमिषारण्य से बोल रहा हूँ। बोलिए अभी बोलिए। हमें सिंधे जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दान शब्द और उदारता, अब मैं बोल रहा हूँ कि बस यह कुटुंबकम की भावना है। और हमारे यहाँ ही सनातन धर्म में इतने कमजोर मंदिर पड़े हैं कि चढ़ाए हिंदू और उसका डर लगे जो है उसमें मुसलमानों के, उसमें ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आए शरण तजौ नहीं ताही, हमारी शरण में आइए। अल्पसंख्यक बोर्ड का चेयरमैन आए, भगवान की शरण में मंदिर में आए, भीख मांगे, जैसे हम लोग हिंदू लोग मांगने जाते हैं तो भगवान मदद करते हैं। पहले वो आए हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में। और अगर हमारे धार्मिक मंदिर धनवान नहीं होंगे तो क्या घोड़ों के मंदिर होंगे? चलिए, धन्यवाद। और यहाँ तो भीख मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ कतार में लगने वाले को तो सब कुछ मिल जाता है। आशीर्वाद मांगिए, भीख भी कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने की वासना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले उस मंदिर से मिलने वाले दान को आखिर लेकर कैसे खा सकते हैं, यह भी मुद्दा है। रमेश जी, तमाम प्रकार के फतवे हम देखते हैं कि हिंदुओं का ये मत लो, हिंदुओं का वो मत लो, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के पैसे और दान कैसे चलता है? जी, ये तो मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो इस प्रकार का उनका षड्यंत्र ही यही है कि हिंदुओं का धन ही उपयोग करे और हिंदुओं के धन के द्वारा ही हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करे। आज जितने भी जगह पर आप देख रहे हैं तो जहां पर भी ये सारी सुविधाएं हैं, जम्मू कश्मीर में जितनी सारी सुविधाएं जा रही है वो भारत सरकार के मतलब हिंदू जो टैक्स दे रहे हैं उसी से जा रही है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा आतंकवाद है। हर जगह पर यदि हम देखते हैं तो इसी प्रकार से है। लेकिन इसमें मैं पिछले एक मुद्दे को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इसी भाग्यनगर में एक डॉक्टर हमारी बहन का एक बलात्कार हुआ था और उस समय पे 4 आरोपी पकड़े गए थे। और ये जो 4 आरोपी पकड़े गए थे तो उनका एनकाउंटर करके पहली बार ऐसे हुआ था कि जैसे दिल्ली में हमने देखा तो निर्भया केस में केस चल रहा है, सालों साल चला, लेकिन वहां की पुलिस ने पहली बार ऐसे किया कि तुरंत न्याय देने का काम किया। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार में भी यहाँ पर भी पुलिस यदि इस दृष्टिकोण से यदि कुछ तुरंत कार्यवाही करती है तो निश्चित रूप से ये एक अलग चित्र होगा कि वहां पर बलात्कार करने वाले जो है तो उनके मन में एक डर होगा कि हमें कानून से कोई छूटने वाला नहीं है। जरा दूसरा एंगल है, शायद रामचंद्र राव जी उस पर कोई प्रकाश डाल पाए। जो डॉक्टर के साथ रेप कांड और उसके बाद जो इनकाउंटर हुआ उसमें यह कहा जाता है, ऐसी चर्चा है, उसकी पुष्टि या उसकी जांच सरकार ने करने की मैं मांग करता हूं कि उस महिला डॉक्टर जो कि पशुओं की डॉक्टर थी और गायों की हत्या संबंधी या उनके स्लॉटर संबंधी किसी कसाई की इंफॉर्मेशन उनके पास थी, ऐसा माना जा रहा है और इसलिए उनका रेप हुआ था और इसीलिए उन लोगों को मार गिराया कि कहीं उनके पीछे की बड़ी मछलियां जाल में ना फंस जाए। ये भी एक चर्चा है। मैं एमएलसी हमारे साथ जो तेलंगाना भाजपा के नेता है रामचंद्र राव जी, इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन
जो हुआ था वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जो पुलिस ने किया था, यहाँ के कई लोगों ने सराहना दी थी और पुलिस की जो बहुत प्रशंसा भी की गई थी। लेकिन मैं एक पेशे से वकील हूँ और एक सीनियर वकील हूँ, इसीलिए मैं इस पर एनकाउंटर के विषय पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कानून के मामले में इसमें कई तरह तरह के मतलब विचारधारा है इसके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन आप जांच की मांग तो कर ही सकते हैं, कोई चर्चा अगर आई इसके बारे में जांच की। आपने जो कहा ये पहली बार मेरे नजर पे आई है, लेकिन जरूर इसकी अगर ऐसी बात है तो इस पर हम जरूर विचार करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल लोग फर्जी चीजों की जांच करवाते हैं। ओबीसी तो फालतू चीजों को लेकर संसद से लेकर कहां उठाता है। हम कम से कम हमारे मन में आई हुई जो शंका है, जो डाउट है या जो इंफॉर्मेशन है, उसको पूछने में क्या हर्ज है? ये बिल्कुल नहीं है, आपने सही बात फरमाया। हम जरूर इस पर गौर करेंगे और जो भी हम निर्णय लेंगे इस पर जरूर पूछताछ के लिए। रामचंद्र जी, जो मुद्दा इस बलात्कार का है, इस पर मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आप आगे क्या करेंगे? आप दर्शकों से, जनता से, सरकार से आगे क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये जो मामला है जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका जो ट्रायल हो जाए और उसको कानूनी तौर पे कड़ी से कड़ी सजा मिला। और हम चाहते हैं कि उसको जो है जो नया एक्ट बना हुआ है उससे सबसे ज्यादा जो शिक्षा है उसमें वो सजा है, उसी सजा को उसको भुगतना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इन्हें एमएम के हाथों में, इसका जो विरोध करना चाहिए और जनता जो है इसका अपना ये विरोध को प्रकट करे, इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वहाँ का जो एमएलए है जिसका मदद से, जिसके दम से और जिसके बल से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी टिप्पणी की है जिसे दलितों का और दलित नायकों और दलित नेताओं का उनका अपमान हुआ है। और उन्होंने अपमानित तरफ से उनके ऊपर टिप्पणी की है और सारे टेलीविजन में उनके जो चैनल्स है, 4 टीवी, वी टीवी, उसमें पूरे आए हुए हैं। इसीलिए मैं पुलिस से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो वहाँ का जो मलकपेट का एमएलए है उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट केस लगाया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। और जो इस केस में जल्दी जब से ये घटना घटी है उसी दिन से सुबह से ही पुलिस ने FIR करने से पहले सुदर्शन चैनल इस केस को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। आपने देखा होगा हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधि आकाश, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिस्क लेकर उन गुंडों के बीच जा रहे हैं। हम आपको वचन देते हैं कि सुदर्शन तो उस बहन के साथ खड़ा है ही, लेकिन आप लोग भी ढीले मत पड़िए, लोगों को सड़क पर उतरवाइए जैसे लॉकडाउन खुलता है और इसको फांसी मुकर्रर करवाने के लिए जो चाहिए वो करिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रमेश जी हमारे साथ बने रहिए, हम अगले मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। मित्रों,